मॉर्गन हाउस। शिमला की पहाड़ियों पर बसा मॉर्गन हाउस को लोग भूत या हवेली मानते हैं। अंग्रेजों के वक्त की बनी ये जगह सालों से बंद पड़ी है और आसपास के लोग उस रास्ते से गुजरना तक अवॉइड करते हैं। लेकिन शिमला के एक कॉलेज जिसका नाम सेंट स्टीफन था, उसके 5 बच्चों के लिए ये परफेक्ट शूटिंग लोकेशन थी। उन्हें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनानी थी और उनका मानना था कि असली हॉन्टेड लोकेशन पर शूट करने से उनकी फिल्म वायरल हो सकती है। इसलिए अमन, नेहा, राघव, रिया और कबीर शिमला की ठंड में दिसंबर के महीने में कैमरास और इक्विपमेंट लेकर मॉर्गन हाउस पहुंचते हैं। तभी रास्ते में अमन ने गाड़ी रोकी एक दुकान वाले से मॉर्गन हाउस का पता पूछने के लिए। दुकान वाले ने उन्हें देखा और बोला कि साहब, वहां मत जाइए, वो जगह सुरक्षित नहीं है। वो हवेली 1 सदी से बंद पड़ी है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अमन उससे बात कर ही रहा होता है कि इतने देर में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा है। अमन को कुछ अजीब लगा। वो बोला, क्या हुआ काका, ऐसे क्या देख रहे हो? वो आदमी बोला कि देख रहा हूं कैसे एक इंसान मरने के लिए खुद मौत के मुंह में जाता है। बट तभी वो दुकान वाला बोला कि सीधा चलते रहिए, 2 किलोमीटर के बाद मॉर्गन हाउस आ जाएगा। देव ने उस बूढ़े आदमी को देखा और उसे लगा कि वो बूढ़ा आदमी शायद पागल है। वो गाड़ी के अंदर आया, उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से मॉर्गन हाउस की तरफ निकल गया। मॉर्गन हाउस पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ा वॉचमैन मिला जो वहां अकेला रहता था। अमन ने उसे देखा और उसे लगा कि ये शायद वही बूढ़ा आदमी है जो पीछे दिखा था। पर तभी नेहा ने बोला कि हमें एक फिल्म शूट करनी है, आप प्लीज गेट खोल दीजिए। वो वॉचमैन 2 सेकंड के लिए रुका और बोला कि अंदर कोई नहीं जाता, पर अगर आपको जाना है तो याद रखना कि मेंशन के 2nd फ्लोर पर मत जाइएगा। ये बोलते ही हवेली का गेट अपने आप खुल जाता है। उन्हें अजीब लगा, लेकिन अमन ने कार स्टार्ट की और हवेली के अंदर चला गया। वो लोग कार से उतरकर घर की तरफ आए। उन्होंने गेट खोला और देखा कि ये घर बहुत पुराना और गंदा सा है। तभी रिया बोली कि अब इसे पहले साफ सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद शूटिंग शुरू करेंगे। कबीर एक रूम में एंटर करता है और देखता है कि वो रूम बहुत गंदा है। तभी एकदम से उस रूम की लाइट्स ऑन ऑफ शुरू हो जाती है। कबीर भागता हुआ नीचे गया। कबीर ने सभी को बताया इस बारे में, पर सबने बोला कि पुरानी हवेली है, लाइट्स का इशू होगा। पर मानो कबीर इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। थोड़ी देर बाद राघव रिया के साथ कैमरा सेटअप लगा रहा था। रिया लाइट्स लगा रही थी, वहीं पर राघव कैमरा चेक कर रहा था। राघव ने कैमरा उठाया और लेंस से आसपास देखने लग गया, पर तभी उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा है। राघव ने कैमरा नीचे किया, पर वो आदमी अब वहां नहीं था। रिया ने पूछा कि क्या हुआ? तभी राघव ने मना कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद अमन, कबीर और नेहा वहां आए। उन लोगों ने शूटिंग स्टार्ट की, पर तभी उनका कैमरा सडनली नीचे गिर गया और टूट गया। कबीर ने बोला कि यहाँ से चलो, कुछ अजीब है यहाँ पर, जब से आए हैं अजीब चीजें हो रही हैं। पर अमन बोला कि कैमरा फिट नहीं हुआ होगा, दूसरे कैमरे से शूट करते हैं। वो लोग सुबह से घर से निकले हुए थे। तभी रिया बोली कि अब कल करते हैं, वैसे भी बहुत थक चुके हैं। अमन, राघव और कबीर एक रूम में रहते हैं और नेहा और रिया दूसरे रूम में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। वो लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए जल्दी सोने चले गए। फिर रात में रिया की नींद खुली और वो देखती है कि डोर के पास कोई आदमी खड़ा है। वो नेहा को उठाती है, पर नेहा को वहां कुछ नहीं दिखा और वो बोली कि सो जा, तू बहुत ज्यादा थकी हुई है इसलिए कुछ दिख रहा है। लेकिन रिया ने वहां दोबारा देखा और उसे वो आदमी दोबारा से दिखा और सडनली उसे दिखा
एक अंग्रेज जो पुरानी सी ड्रेस में है, उसकी आंखें थोड़ी लाल सी पड़ी हुई हैं। वो एकदम से चिल्लाई। इतनी देर में अमन, राघव और कबीर तीनों उसकी आवाज़ सुनकर उठ गए और वो उनकी तरफ आए। वो चारों रूम में आए और उन्होंने देखा कि रिया रो रही है और तान्या उसे शांत करा रही है। रिया ने पूरी बात बताई और कबीर बोला कि मैंने बोला था कि यहाँ से निकलो, यह हवेली सही नहीं है। उस वॉचमैन ने भी यही कहा था। पर तभी राघव बोला कि कल और देखते हैं, जो भी हवेली के अंदर वाले शूट हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं और बाकी किसी और जगह पर शूट कर लेंगे। थोड़ी देर बाद सुबह हुई। उन लोगों ने शूटिंग स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद अमन बोला कि मेरे सारे सीन्स खत्म हो चुके हैं, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं हवेली देखने जा रहा हूँ। अमन भूत और इन सब काली शक्तियों पर भरोसा नहीं करता था। वो इन सब को अंधविश्वास समझता था। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था सेकंड फ्लोर देखने। राघव ने उससे बोला कि वॉचमैन ने मना किया है सेकंड फ्लोर पर जाने को, पर अमन ने उसकी बात नहीं सुनी और वो सेकंड फ्लोर पर चला गया। अमन धीरे धीरे सेकंड फ्लोर के सभी कमरों को देख रहा था और थोड़ी देर बाद उसे लगा कि अब नीचे चलना चाहिए। वो पीछे मुड़ा और नीचे जाने वाला था, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पूछा कि कौन है, पर कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ा और उसने देखा एक कॉरिडोर और दूर एक शीशा रखा है। अमन को अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शीशा अच्छा लग रहा है, वो इसे अपने साथ ले जा सकता है। वो शीशे की तरफ आया और शीशे को देखने लगा, लेकिन तभी उसे एक ब्रिटिश आदमी दिखा जो ब्रिटिश ऑफिसर की ड्रेस में है। अमन की आंख झपकी और उसने देखा कि वो कॉरिडोर वहाँ नहीं है, ना ही वो मिरर, और वो शायद एक किसी और वक्त में पहुँच गया। वो एक हवेली के अंदर है और आसपास सिर्फ घना अंधेरा है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आई, जैसे कहीं आग जल रही है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि हवेली के सेंटर में एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर एक यज्ञ कर रहा है। अमन ने एकदम से चिल्लाया। उस ऑफिसर ने अमन को देखा। वो उठा और अमन को तरफ आने लगा, अमन को पकड़ने। अमन वहां से भाग रहा था, पर वो ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन तभी हवेली का गेट खुला और उसने एक तांत्रिक देखा जो बिल्कुल उसके वॉचमैन जैसा लग रहा था। अमन साइड हटा और उसने देखा कि वो तांत्रिक उस आदमी की तरफ बढ़ा और बोला कि ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो अमर बनने के लिए, ये गलत है। और ये बोलकर उस तांत्रिक ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को शीशे में कैद कर दिया। अमन ये सब देख रहा था, पर तभी वो तांत्रिक उसकी तरफ मुड़ा और चीखा। अमन बेहोश होकर वहां गिर गया। उसकी आंख खुली जब कबीर ने उसे उठाया। अमन उठा और उसने देखा कि रिया, कबीर, नेहा और राघव वहां खड़े हैं और वो चारों अमन को देख रहे हैं। अमन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और बोला कि अब यहाँ से निकलो, अब और नहीं रुकना। उन पांचों ने सामान बांधा और जब वो कार में बैठे उन्हें वही वॉचमैन दिखा। गेट ओपन था। अमन ने कार स्टार्ट की और जब वो हवेली से निकला, अमन ने पीछे साइड मिरर से देखा और उसने देखा कि वो तांत्रिक ही वॉचमैन है जो उस हवेली की रक्षा कर रहा है। उस दिन के बाद वो पांचों कभी वापस मॉर्गन हाउस नहीं आए।